बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग कहती हूँ आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी से मुस्बत रवैये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी से जो मुस्बत बातें हैं वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत सी मुस्बत चीज़ें होती हैं, जैसे किसी से अच्छे अखलाक से बात करना, अच्छे अखलाक से पेश आना, मुस्कुराना या किसी के छोटी छोटी चीज़ों में मदद कर देना, ये सब एक अच्छे अखलाक में शामिल होती हैं। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर अपने माशरे को देखें तो एक तो इनफरादी गुनाह होते हैं, हम इज्तमाई गुनाहों में पड़ गए हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों में जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, अगर उनको इज्तमाई गुनाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पहले जो श्रीलंकन जो मैनेजर था उसके साथ जो वाक़या पेश आया, फिर गुज़श्ता रोज़ भी कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए कि जिसको कहना चाहिए रूह आपकी काम जाती है, और ये तमाम इज्तमाई गुनाहों में शामिल होते हैं क्योंकि इन वाक़यात में बहुत से लोगों का मजमा है वो शामिल है। हमें ये देखना होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब पिछली कौमों पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया तो उनमें बेशक नेक लोग भी थे, लेकिन जो मजमूई तौर पर गुनाह वहाँ पर हो रहे थे उनकी वजह से अल्लाह का अज़ाब आया। दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसे अज़ाबों से बचाए और हमें हिदायत दे। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कुछ परेशान कुन ऐसे मामलात हुए हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। एक तो गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में ख़वातीन पर सरेआम तशद्दुद किया गया और उनको बरहना भी किया गया। साथ ही साथ एक और वाक़या जो पेश आया, इंतहाई दिलखराश वाक़या था कि सरगोधा में एक खातून को जला दिया गया क्योंकि वो वहाँ पर स्टॉल लगाती थी जिस जगह पर, और जो लोग वहाँ पर पैसे वसूल करते थे उन्होंने उस खातून के साथ झगड़ा किया, जिसके बाद उस खातून को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। ये इंतहाई दिलखराश ये वाक़या है। हमें सोचना है, ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए, हम किस तरफ जा रहे हैं, अपने माशरे को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि माशरे ऐसे नहीं होते हैं। और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने जिस तरह की उम्मत हमें बनाना चाहा, मुसलमान हैं हम, हमें सोचना है कि हम किस तरह की उम्मत बन रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कराची में एक जाली पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक नौजवान की डेथ हो गई। इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आते हैं, इस हवाले से भी हम पुलिस का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ अच्छे नाश्ते के हवाले से भी आपको बताएंगे कि अच्छा नाश्ता होता क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सरगोधा में, जहां पर एक खातून ने स्टॉल लगाया और वहां पर जो उस इलाके के लोग हैं उन्होंने उस खातून को स्टॉल लगाने से मना किया। उसके बाद उस खातून पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर इस हवाले से मज़ीद बात भी करते हैं। बयान भी आपने सुना कि एक तो वो लोग बदमाशी करते थे, ऊपर से इन खातून ने यह भी कहा कि बुरी नज़र रखते थे इनके ऊपर। मैं वही बात कर रही हूँ, हम मुआशरती तौर पर किस ज़बूं हाली का शिकार हो रहे हैं, शायद हम लोगों को खुद भी एहसास नहीं हो रहा। इसीलिए आज हम लोग दुनिया की पस्त कौमों में शुमार हो रहे हैं, क्योंकि हमारा इखलाक और हमारा मुआशरती रवैया अच्छा नहीं है। इन खातून के साथ मामला क्या पेश आया है, हमारे रिपोर्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इमरान, सबसे पहले तो ये बताइएगा इन खातून की हालत अभी कैसी है और वाक़े के हवाले से भी तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आयशा, इस खातून जो है इसकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इसे सरगोदा से लाहौर जो है वो रेफर कर दिया गया है क्योंकि इसकी हालत जो है वो काफ़ी तशवीशनाक थी। तो इसके साथ में ये वाकया जो है सरगोदा का इलाका कोट फरीद है, अली पार्क में ये जो है मंगल बाजार लगाया जाता था। तो यहाँ पर ये खातून अपने पुराने कपड़ों का जो है स्टॉल लगाती थी। तो जो भत्ता माफिया थे, दो अफराद जो है जो वजीर आला के हुक्म नोटिस लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो इसके साथ खातून जो है वो बुरी तरह झुलस गई थी। उसके नौरीन बीबी है इसका नाम, और ये बुरी तरह झुलस गई। इसे पहले DHQ लाया गया सरगोदा, यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट की गई और इसके बाद अब इसे लाहौर रेफर किया गया। इसके साथ साथ ये जो गरीब मेहनत का खातून थी, ये अपनी बच्चियों का जो है वो पेट पालती थी। ये जुमा बाजार। खातून के कितने बच्चे हैं, क्योंकि ये अपने बयान में भी बता रही थी कि इनके बेटे सामान लेने गए हुए थे और वहां पर फिर इन्होंने चारपाई बिछाई, सामान रख रही थी। तो कितने बच्चे हैं इनके, उनके शौहर भी हैं क्या, किस तरह इनका गुजर बसर होता था, इस हवाले से जरा बताइए। हाँ, इनके जो 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। अच्छा। तो ये इनका जो है गुजर बसर इसी पे ही चलता था कि ये नौरीन बीबी जो है ना, मुख्तलिफ जो जुमा बाजार, हफ्ता बाजार, इतवार बाजार, ये जो बाजार लगते हैं यहाँ पर अपने पुराने कपड़े का स्टॉल लगाकर यहाँ से
جو آمدن ہوتی تھی اس کے ساتھ ان کی پرورش کی کرتے تھے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے آر پی او سرگودا فیصل رانا سے جو ہے اس کی رپورٹ طلب کی اور اس کے بعد انہوں نے مقدمہ درج کیا. مقدمہ درج کرنے کے بعد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. یوسف اور جبار جو ہے نامی ملزمان انہیں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے. اچھا عمران، ہارٹیکلچر کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق تو خاتون وہاں خودکشی کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے خود کو آگ لگائی. یہ کیا بیان سامنے آیا ہے؟ کیا ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، یہ پی ایچ اے کا جو کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس میں، کیونکہ یہ علی پارک جو ہے یہ ایک پارک ہے اور یہ پی ایچ اے کے انڈر آتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے وہ ملی بھگت کر کے لوگوں سے، جو ملزمان ہیں ان سے ملی بھگت کر کے یہ نوٹیفیکیشن جاری کروایا. اور اچھا، تو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، ان لوگوں کو بچانے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. پولیس ابھی ان لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں عمران کہ جب پولیس ایکٹیو ہوتی ہے تو جب اس طرح کی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس کے بعد پولیس ایکٹیو ہوتی ہے. اس سے پہلے جب یہ خاتون بتا رہی تھی جیسے اپنے بیان میں کہ پہلے بھی وہ اس کو تنگ کرتے تھے اور بری نظر بھی رکھتے تھے اور کئی مرتبہ تنگ بھی کیا ان خاتون کو، کیا ان کی طرف سے پہلے کوئی پولیس کو ایف آئی آر کروائی گئی، کوئی کمپلین کی گئی؟ خاتون کا یہی نورین بی بی کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مجھے پہلے بھی بری نظر رکھتے تھے، مجھے تنگ بھی کرتے تھے. اس حوالے سے میں نے کئی بار جو ہے درخواستیں بھی دی ہیں، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا اس حوالے سے. جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو ہے سرگودا پولیس متحرک ہوئی اور انہوں نے ملزمان کو بچانے کی بھی کوشش کرتے رہے، مگر وزیر اعلیٰ کا جو نوٹس لینا تھا اس کے بعد جو ہے مقدمہ بھی درج کیا گیا کے خلاف. مقدمے میں جو ہے 324 دفعہ لگائی گئی ہیں اقدام قتل کی. اچھا، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی اور دفاع جو ہے وہ شامل نہیں کی گئی. مطلب صاف صاف ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری انتظامیہ کی جانب سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ملزمان جو ہیں وہ بااثر ہیں. اچھا، تو ایک جو جبار ہے یہ سابقہ کونسلر بھی ہے اس علاقے کا. اچھا، ٹھیکے دار اکثر یہ ٹھیکے بھی لیا کرتا ہے. اسی حوالے سے یہ جو سٹال وغیرہ لگتے ہیں ان سے 2 سے 3,000 5,000 200 روپے سے شروع ہو کے 5,000 روپے ان سٹال والوں سے جو ہے وہ لیتے ہیں. صحیح. اچھا، اب پولیس ان لوگوں کو گرفتار بھی کر چکی ہے، تو وہ تمام ملزمان کیا گرفتار ہو چکے ہیں جو کہ اس کارروائی میں ملوث تھے جنہوں نے خاتون کو آگ لگائی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پولیس عینی شاہدین کا بیان قلم بند کر رہی ہے یا یہ بھی صرف خانہ پوری ہی کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن تو کر رہی ہے، تفتیش کا جو ہے وہ دائرہ کار جو ہے انہوں نے بڑھا دیا ہے. یہ جو ملزمان تھے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور اس کے علاوہ جو اور بھی کوئی ان کے ساتھ ملوث تھے ان لوگوں کے ساتھ، ملزمان کے ساتھ، پولیس ان کے لیے بھی جو ہے وہ چھاپے مار رہی. اچھا، جس جگہ پر یہ خاتون سٹال لگاتی ہیں ان کے بقول وہاں پر روڈ بلاک ہو جاتا ہے، اور جب ان ملزمان کی جانب سے غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، بازار یہ سڑک بلاک ہو جائے گی، میں سڑک بلاک نہیں کرنا چاہتی. کس طرح کا یہ علاقہ ہے کہ یہاں پہ اور بھی سٹالز لگے ہیں یا صرف یہ خاتون ہی سٹال لگاتی تھیں، اور وہاں پر کیا ٹریفک جام کے مسائل ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ ایک روڈ کے اوپر ہی یہ پارک ہے، علی پارک. علی پارک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روڈ ہے اور وہ بلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ جام رہتی ہے سارا دن. کیونکہ ایک سٹال تو لگتا نہیں ہے، تقریباً 200 سے 300 سٹال جو ہیں اس جو منگل بازار میں جو اس جگہ پہ لگائے جاتے ہیں وہاں پر لگتے ہیں. تو جو باقی لوگ سٹال لگاتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا جاتا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو پی ایچ اے کے وہاں پہ لوگ ہیں ان کی جانب سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو پیسے دے دیتے ہیں انہیں بھتہ دے دیتے ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جاتا. یہ غریب عورت تھی، اس نے بھتہ نہیں دیا تو اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا. اچھا، کتنے عرصے سے یہ لوگ یہاں سے بھتہ وصول کر رہے ہیں؟ یہ خاتون یہاں پر سٹال کب سے لگا رہی ہے؟ کیونکہ اگر ابھی یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا مطلب اگر یہ پہلے سے سٹال لگا رہی تھی تو کیا پہلے یہ ان کو پیسے دے دیتی تھیں یا پہلے بھی نہیں دے رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی جو ایک نفرت تھی، اپنا ایک گرج تھا وہ نکال دیا ان پہ؟ جی بالکل، یہاں پر جو یہ منگل بازار جو یہ بازار لگایا جاتا ہے یہ تقریباً عرصہ دراز سے لگایا جا رہا ہے، کئی سالوں سے لگایا جا رہا ہے. اور خاتون جو ہے یہ
पिछले 6 से 7 साल या उन्हें भत्ता कभी कभार नहीं देती, सही। अब भी उन्होंने नहीं दिया। अच्छा इमरान, अभी ये बता दीजिए कि खातून का डॉक्टर बता रहे हैं कि जिस्म का 60% हिस्सा झुलस चुका है, उनकी हालत के हवाले से क्या बता रहे हैं, वो रिकवर कर जाएंगी? इमरान से हमारा राब्ता भी मुनक़ता हुआ है, लेकिन खातून की हालत भी आपने देखी कि उनके जिस्म का 60% हिस्सा झुलस चुका है। उनका चेहरा किस तरह मस्क किया गया है उन अफराद की जानिब से, देखकर दिल काम जाता है। और जैसे कि हमारे रिपोर्टर बता भी रहे थे कि जो दफ़ा लगाई गई है वो सिर्फ इक़दाम कत्ल की लगाई गई है, इसके अलावा उन मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं जैसे इंट्रो में आपसे बात कर रही थी कि हम लोगों का मजमूई जो एक मिजाज है वो बहुत अजीब होता जा रहा है। अगर मुजरिमाना कहें तो गलत नहीं होगा, हम लोगों में मुजरिमाना गफलत भी आती जा रही है दिन ब दिन, और मुजरिमाना मिजाज भी होता जा रहा है कि हम किसी के साथ तशद्दुद करना, किसी को मारना या किसी पे इल्ज़ाम लगाने को कुछ बड़ा गुनाह नहीं समझते हैं। हालांकि ये दीन में बड़े बड़े गुनाह हैं जिनको दीन ने सख्ती से इन पर मना किया है। अभी एक वीडियो भी आपको थोड़ी सी हम ब्लर करके दिखाएंगे। ये फैसलाबाद में वाक़या पेश आया है कि जो खातून 2 ख़वातीन थीं वो उनको एक मजमे ने पकड़कर उन पर तशद्दुद किया, उसके बाद उनको बरहना किया, उनकी वीडियो भी बनाई। देख के दिल काम जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बार बार एक ही बात की जाती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये इज्तमाई गुनाह हैं जिनकी तरफ हम जा रहे हैं, और अल्लाह ताला से हम सबको इज्तमाई तौबा भी करने की ज़रूरत है। इन ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया, इनकी वीडियो बनाई गई, और उसके बाद जो 2 ख़वातीन मज़ीद बाहर आईं इनको बचाने के लिए, उन्होंने एहतजाजन खुद को वहाँ पर बरहना कर लिया। मामला क्या है, इस हवाले से तो आपने खबरें भी पढ़ी होंगी, लेकिन हम इस पर बात करेंगे। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हबीबा सलमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबा, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हबीबा, आपने भी ये वीडियो देखी होगी, और जिस तरह एक मजमे ने 2 ख़वातीन को बरहना किया, उन पर तशद्दुद किया, और सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए तमाशा देखने के लिए। इससे पहले हमने श्रीलंका का जो मैनेजर था यहाँ पर, जो सियालकोट में मामला पेश आया, वो भी देखा। अब ये मामला सामने आया है। एक और मामला भी सरगोदा से सामने आया था, जिसमें एक खातून को स्टॉल लगाने पर, भत्ता ना देने पर उनको पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुजरिमाना होते जा रहे हैं कि हमें ये चीज़ें बुरी लगती नहीं हैं, हमें जुर्म लगती नहीं है। जी अगर हम देखें तो जहाँ तक हम जिस तरीके से हमारे लोगों की जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह के माहौल में पलते हैं, वहाँ पे जो सबसे बड़ा गैप है वो मुझे ये लगता है कि हमारा जो एक पेरेंट्स जिस तरह से बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं, वालिदैन बच्चों को क्या सिखाते हैं घर के अंदर, वहाँ पे तो जेंडर बेस्ड एक डिफरेंशिएशन होती है कि बेटियों के लिए अलग कवानीन है, बेटों के लिए अलग हैं। बेटियों को 100 पर्दों के अंदर रहना है और बेटों को बाहर घूम घाम के देख के आना है, और अपनी तमाम तर राइट्स जो है ना वो उन्होंने एक्सरसाइज, ना सिर्फ एक्सरसाइज करनी है बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयारी का नाम दिया जाता है, जहाँ पे वो हर तरह के मामलात में पढ़ के आते हैं। मगर जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारा जो करिकुलम है, जहाँ हमारा जो बहुत ही वीक का तालीमी निज़ाम है, उसके अंदर भी कवानीन के बारे में कोई किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। कवानीन क्या कहते हैं, अगर आपने किसी के ऊपर जुल्म किया, जबर किया, अगर आपने इस किस्म के किसी मामलात में हिस्सा लिया तो इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, आपको कानून किस किस्म की सजा दे सकती है, इसके बारे में हमारे तमाम तर सिटीजन्स को कुछ भी नहीं पता। बेसिक कवानीन जो है कम अज कम पीपीसी के बारे में जो है, जो पीनल कोड के बारे में, मेरा ख्याल है कि इसमें इंफॉर्मेशन, नॉलेज और नो हाउ किसी को नहीं है। तो ये जो है, पहले तो ये एक आम अफराद का झमकटा होता था, अब तो इतने फारिग तरीन लोग हैं कि मॉब की सूरत इख्तियार करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनमें से एक का सर जब फिरेगा, जो कुछ भी करेगा, बाकी जानते हुए ना जानते हुए, चाहते हुए ना चाहते हुए उसको ज्वाइन करते हैं। और जब तक कोई हलाकत नहीं होती, जब तक कोई इस किस्म का अलमिया नहीं होता, जब तक इंटरनेशनल मीडिया हमारे इस जहालत को देख नहीं लेता, तब तक हमें होश नहीं आता। और फिर जब तक एक नई बात नहीं होती तब तक हम फिर उस पर चुप रहते हैं। 2 हफ्ते के बाद हम चुप रहते हैं।
اور اس کے بیچ جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام ایکٹس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور اب تو ہمارے وزراء بھی اس کرنٹ حکومت کے وزراء بھی اس طرح کے ایکٹس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. نوجوان ہیں جو شیلے ہیں قتل کر دیتے ہیں تو کیا ہوا، ایسا ہو جاتا ہے، پھر جب ہوش آئے گا، جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ قتل کرنا بری بات ہے. یہ انتہائی شرمناک جو ہے ایک سٹانس جو ہے وہ وزیر دفاع کی طرف سے، میں آج صبح اس کو دیکھ رہی تھی. تو ایسے حالات میں آپ لا اینڈ آرڈر کی پریویلنس یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا بات کریں گے ایسے حالات میں، ایسے ملک میں؟ تو خواتین تو ویسے ہی جو ہے وہ ان کی اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ ان پہ ترس کھایا جاتا ہے کہ ان کے پاس سر پہ سایہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا کون. عزت جو کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے سے زیادہ کسی خواتین کی عزت کہیں نہیں ہوتی، اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان پہ ترس کھایا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویکر ہے، ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے، ان کے پاس اپنے لیے کرنے کو کچھ نہیں ہے. یہ آنر کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. اور مرد کا جو اپنا آنر ہے اس کو بھی عورت کے ساتھ ریسٹ کیا گیا ہے کہ اگر کسی مرد کو آپ نے نیچا دکھانا ہے تو اس کی عورت کو چھیڑو، اگر کسی مرد کو خراب کرنا ہے تو اس کی عورت کو ٹھیس پہنچاؤ. تو جو عزت ہے، جو سو کالڈ جس آنر کی ہم بات کرتے ہیں، جس میں تاڑ ہے، جس میں جو ہے اکڑ پن ہے، جس میں غرور ہے، جس میں فخر ہے، وہ عزت مرد کو دی گئی ہے. مگر عورت کی عزت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ خدا کے خوف سے کہ یہ لاچار، یہ بیچاری، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر جو ہے نا کیا ہوگا. سو عزت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں جس میں آپ دیتے ہیں. ایک میں آپ اپنے آخرت سے ڈر کے کچھ کرتے ہو، اور ایک میں یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جس کو آپ نے جو ہے نا معاشرے میں ایک سرٹن لیول پہ رکھنا ہے، اس کی عزت کس طریقے سے کی جاتی ہے کہ یہ خواتین خراب تھی، انہوں نے یہ کیا تھا. جو معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ چوری کرنے آئی تھی. معاملہ تو یہی سامنے آ رہا ہے کہ وہ خواتین چوری کرنے آئی تھی، اور اگر چوری کرنے بھی آئی تھی یا نہیں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اختیار کس نے دیا ان لوگوں کو کہ وہ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھے کہ ان کو سر عام برہنہ کر دیں؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے گورنمنٹ کے ایجنسیز میں سب سے جس کے بارے میں سب سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے فون نمبرز پولیس کے ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے ہوتے ہیں. ان کے موبائلز بلا وجہ جو ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے اسپینڈ کر کے یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو ان لوگوں کے بارے میں بھی لوگوں کو نالج نہیں ہے کہ قانون کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کس کے ذریعے استعمال کرنا ہے، تو پھر اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے اس کا. اچھا، پھر ڈرتے رہے بچے چار دیواروں کے پیچھے، خالی مکانوں کے پیچھے جو ہے بچوں کے ابیوز ہوتے رہے، تو پھر کس طرح پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے قانون جو ہے نا اس کے اوپر ایکشن لے گی اگر پولیس کو دن دہاڑے چوکوں کے اوپر خواتین کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں ہوتی نظر نہیں آتی ہیں اور وقت پہ نہیں پہنچ سکتے؟ تو حبیبہ آپ کے خیال میں، جب تک انٹرنیشنل میڈیا پکڑ لیتی ہے بات، اس سے پہلے پولیس کو کانو کان خبر تک نہیں ہوتی. ہمارا لا اینڈ آرڈر سسٹم اتنا کمزور ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی سر عام. جس طرح سر عام یہ لوگوں کو برہنہ کر دیتے ہیں، سر عام لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اس طرح سر عام سزائیں دینی چاہیے ان کو، تو جا کے یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا. سر عام سزا کی جو طلبگار لوگ ہیں نا، ان کے اپنے دماغ میں وائلنس ہوتا ہے. کسی بھی قسم، کوئی بھی مہذب معاشرہ یا کوئی بھی مہذب گھرانہ اپنے گھر میں ٹی وی کے اوپر کسی بھی قسم کا نازیبا الفاظ، نازیبا واقعات یا پھر کسی بھی قسم کے جو ہے گرافک چیزیں دیکھنا پسند وہ نہیں کریں گے مہذب فیملیز. جبکہ جو اشتعال انگیز یا جس قسم کے جنونی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی قسم کی خبریں دیکھیں گے بھی، پروموٹ بھی کریں گے اور اس کو مزید جو ہے نا جوسی بھی بنا کے پیش کرتے ہیں. سو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو برائی ہے اس کے لیے ایک جگہ ہے، اس کے لیے ایک قانون ہے، جیلیں بنی ہوئی ہیں، آپ کے جو ہے اہلکار تعینات ہے، اس کو ڈسپوز آف کرنے کی اپنی جگہ ہے، وہاں پہ ڈیسیژن کورٹ کرتا ہے. سو یہ سر عام پھانسی لگا فارغ قوم ہے، وہ سر عام پھانسی دیکھنے کی بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک ان اٹ سیلف یہ جو ہے ہارمفل ہے، اور یہ ان اٹ سیلف جو ہے یہ میں کہوں گی کہ یہ وائلنس ہے. ایسی خواہش رکھنا بھی وائلنس ہے. یہ کون کرتے تھے؟ طالبان کرتے تھے نا افغانستان میں، چوکوں پہ سر لٹکانا. آپ دیکھیں، آپ جو ہے نا اگر کسی بھی مہذب معاشرے میں دیکھیں وہاں پہ سکون ہے، وہاں پہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے ہیں. وہ کون سی چوکوں کے اوپر وہ جو ہے نا پھانسیاں دیتے ہیں؟ وہ اپنے ادارے استعمال کرتے ہیں.
अच्छा, आपके ख्याल में हबीबा गुज़श्ता कितने अरसे में हमारी सोसाइटी में ये वायलेंस ज़्यादा हुआ है? क्योंकि हम हमेशा से तो ये सब कुछ नहीं देखते आ रहे, हमेशा से ऐसा नहीं होता था, लेकिन आपके ख्याल में कितना अरसा हुआ है कि जो लोगों के जहन ऐसे बन गए हैं कि उनमें वायलेंस आ गया है, जो इस तरह के मामलात को करने में, सरेआम करने में बुराई भी नहीं समझते और गुनाह भी नहीं समझते? देखिए, अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्योंकि मीडिया की प्रेजेंस अब बढ़ गई है। हमारे पास पहले सिर्फ एक जंग अखबार होता था, अब बहुत ज्यादा अखबारात आ गए हैं। पहले हमारे पास एक पीटीवी न्यूज होती थी, अब बहुत सारे टीवी चैनल्स आ गए हैं। ऐसे वाकयात प्रेवलेंट थे। खवातीन और कमजोर तबका जो है वो थ्रू आउट हमेशा से वो पिसते आ रहे हैं, वो इस किस्म के वाकयात होते आए हैं, जो है ना। और इस तरह के वाकयात की सॉल्यूशंस भी की गई हैं इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पे। मैं समझती हूँ कि अब रिपोर्टिंग बढ़ गई है, अब इन चीजों की एक्सेस हो गई है मीडिया तक। अब ये खबरें गलियों से मीडिया पे, स्क्रीन्स पे आना शुरू हो गई हैं। व्हाट आई मीन, सोशल मीडिया, अब सब लोगों के पास एक्सेस है, वो चीजें, पिक्चर्स आ जाती हैं, उसके बाद उसको प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस को पिक करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है इस जो हालत की कमी जो है कभी न थी, और ये चलती आ रही है और ये बढ़ती आ रही है। जहां तक जिसका सदेबाब किया जाता है वो कानून साजी की जाती है, मगर कानून साजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपकी बजटरी एलोकेशन की जरूरत होती है, जबकि आपके बजट्स जो है वो किसी और मद में जाते हैं। लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाती हैं, कमीशंस बनाए जाते हैं, बेगमात और मैडमात की विजिट्स पे लगाई दी जाती हैं। तो सही, यानी कि आपके ख्याल में अब रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो गई है, अब लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, इस तरह के वाक़यात इसलिए सामने आ रहे हैं। और ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कॉल आपको बताना चाहूँगी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि कुफ्र पर मबनी मुआशरा कायम रह सकता है, लेकिन जुल्म पर मबनी मुआशरा कायम नहीं रह सकता। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक और जाली पुलिस मुकाबला और एक और मासूम की जान चली गई। कराची में औरंगी टाउन थाने की हदूद में इंटर का तालिब इल्म जो कि जाली पुलिस मुकाबले में जाँ बहक हो गया है, और इस हवाले से जो उसके लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया है। लेकिन इस हवाले से आपको ये भी बता दें कि जो इसमें पॉजिटिव चीज़ हुई है कि वो DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब साहब ने इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है, और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, वो पुलिस कस्टडी में हैं। मामले के हवाले से हम बात करेंगे। नासिर आफ्ताब साहब DIG वेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम। नासिर साहब, जाली पुलिस मुकाबला, मतलब हम अक्सर ये सुनते रहते हैं, लेकिन मासूम लोगों की जानें इसमें चली जाती हैं। इंक्वायरी किस तरह होती है इसमें कि किसी को भी मार दिया जाता है जाली पुलिस मुकाबला बनाकर? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। एक तो होता है जाली पुलिस का मुकाबला जी, लेकिन ये जो है ये बेसिकली एक पुलिस का इंडिविजुअल एक्ट है, एक पुलिस वाले का। इसको आप एज ए डिपार्टमेंट नहीं दे सकते कि पुलिस डिपार्टमेंट को आप इस पे एक्यूज करें। एक इंडिविजुअल सिपाही का अपने जो किसी ऑफिशियल ड्यूटी पे उस जगह मामूर नहीं था, उसका इंडिविजुअल एक्ट है, इसके खिलाफ हमने भरपूर एक्शन लिया। तो मामला क्या सामने आया है? क्यों उसने उस बच्चे को मारा, क्यों उसको जाली पुलिस मुकाबले में बना के उसको कत्ल किया? मामला क्या सामने आया है आपके सामने? हाँ जी, उसमें जो पुलिस वाले का मौक़िफ़ था वो ये था कि मैं जा रहा था, सीरीज में था, उसने किसी को मशकूक जाना कि वो मशकूक है, वो उसके पीछे उससे मुझसे वो भी बाइक पे था, वो भी बाइक पे थे, उसको चेस किया और फाइनली इट एंडेड अप इन शूट आउट, जिसमें ये बच्चे की अफसोसनाक हलाकत हुई, जिस पर हमने फौरी एक्शन लिया। लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो मशकूक उसको लगा, जो मैं दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन ऑन हिज पार्ट। लेकिन इसमें ओवरऑल जो पुलिस डिपार्टमेंट का या कोई पॉलिसी का या उसका कोई मैटर नहीं। सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का इसमें अमल दखल नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली भी अगर हम देखें तो एक पुलिस वाले में ये एक तो हिम्मत आने वाली बात है ना कि वो किसी को भी सरेआम जाते हुए कत्ल कर दे और बाद में पुलिस मुकाबला बना दे और किसी को भी डाकू या मुजरिम बना दे। ये तो इस तरह लोगों का ट्रस्ट पुलिस डिपार्टमेंट से ख़त्म हो जाता है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना भरपूर एक्शन लिया है। कोई भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह करेगा तो वो अकाउंटेबल होगा इस चीज़ का, और वो हमने इन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको प्रॉपरली अकाउंटेबल किया है। FIR दर्ज की है।
جو مدعی کی مدعیت میں ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے ان کو باقاعدہ گرفتار کیا ہے. جو بھی لیگل فارمیلٹیز ہیں ہم نے ساری کمپلیٹ کی. اچھا ناصر صاحب، لیکن اس میں ایک معاملہ جو کہ غور طلب ہے کہ جن پولیس اہلکاروں نے اس لڑکے کو مارا ہے وہ سیولین ڈریس میں تھے، مطلب وہ پولیس وردی میں نہیں تھے، وہ نارمل کپڑوں میں تھے. تو اس طرح کوئی بھی پولیس والا جاتے ہوئے اس طرح کسی کو بھی کوئی کارروائی میں مار سکتا ہے؟ کیونکہ سیولین وردی میں کیا اجازت ہوتی ہے کہ اس طرح کسی بھی پولیس مقابلے کو بنایا جائے؟ دیکھیں، کسی کو اریسٹ کرنے کی جو پاور ہے وہ کسی سویلین کے پاس بھی ہے. اگر کوئی بھی عام انسان اگر کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا دیکھے جس میں وہ دیکھے کہ یہ کوئی اوفینس ہو رہا ہے، تو ایک سویلین کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اریسٹ کر دے اور اریسٹ کر کے پولیس کے حوالے کر دے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ تو تمام کے پاس یہ پاور یہاں پہ عام انسان کے پاس بھی ہے جو کہ وہ بھی کسی کرمنل کو پکڑ کے پولیس، لیکن یہ اجازت نہیں ہے، نہ یہ پالیسی ہے کہ وہاں پہ شوٹ آؤٹس کریں اور کسی کی جان لیں. اچھا ناصر صاحب، پولیس کا کام تو تحفظ دینا ہے، اور ہم اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہی آتی ہے ذہن میں جو ایک چیز، جو ایک امیج آتا ہے کہ ہمارا تحفظ کرے پولیس، ہمیں تحفظ کا احساس دلائے، مجرموں کو پکڑے. لیکن ہم گزشتہ کچھ عرصے سے ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں جس سے لوگوں کا پولیس ڈپارٹمنٹ سے جو ایک ٹرسٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایسا لوگ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا امیج بنا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ نہیں جی بالکل، میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی اکاؤنٹیبلٹی ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے اتنی اکاؤنٹیبلٹی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں. میں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، اور جو ہے ڈیفینیٹلی آئے دن بہت بڑی فورس ہے، بہت بڑی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے بعد لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنا اس سے ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے بھی کام کرتا ہے، لیکن جہاں پہ اپنے کوئی مینڈیٹ سے یا اپنی ڈیوٹی سے یا اپنی رسپانسبلٹی سے ہٹ کے کوئی بھی کام کرے گا، ہم جو ایز اے ڈپارٹمنٹ وی ٹیک سخت ایکشن اگینسٹ دیم اینڈ دیٹ وی ہیو ٹیکن رائٹ. اچھا ناصر صاحب، ویسے پولیس والوں کے حوالے سے اکثر جو ایک بات بہت زیادہ گردش کرتی ہے کہ جب پولیس والوں سے کوئی اس طرح کا کام ہو جائے کہ اگر کوئی شخص مجرم نہیں تھا لیکن اس کو قتل کر دے یا اس کے خلاف کارروائی کر دے تو یہ سننے میں آتا ہے کہ پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے میں لگ گئی. یہ ایک جملہ ہم بہت سنتے ہیں. ابھی آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس معاملے میں کیونکہ ایک نوجوان کی جان گئی ہے اور ناحق گئی ہے، اس معاملے میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ اندر سے کوئی اس شخص کو بچانے کے لیے تو نہیں ایسے لگ جائے گا کہ بعد میں یہ سننے میں آئے کہ پولیس نے اپنے پیٹی بھائی کو بچا لیا؟ نہیں جی بالکل نہیں جی. وی ول فالو دا رولز، وی ول فالو دا پروسیجرز اور وی ول فالو دا میرٹ. ہم کسی قسم کی کوئی ایسے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں دیں گے، نہ ہی اپنی تفتیش میں نہ کسی اور جگہ پہ، کیونکہ یہ کسی بھی ہائی اپس کی طرف سے کسی کی طرف سے اس ٹائپ کی انسٹرکشنز نہیں گئی. یہ لوگ ایسا کام کریں. آپ کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے ناصر صاحب کہ آپ نے اس معاملے پر نوٹس لیا اور انکوائری کمیٹی بھی بنائی اور اب کارروائی بھی کر رہے ہیں، اور جیسے ہمارے پروگرام کے تھرو بھی آپ یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ اس شخص کو بچانے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ اگر اس نے یہ جرم کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. تو آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں اپریشیٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو اصل مجرم ہیں جنہوں نے یہ جعلی پولیس مقابلہ بنایا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بہت شکریہ ناصر آفتاب صاحب، DIG ویسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ آپ کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو، زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن ملک عدنان صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے جب سیالکوٹ کا واقعہ پیش آیا انہوں نے سب کو ہاتھ سے بھی روکنے کی کوشش کی اور زبان سے بھی روکنے کی کوشش کی کہ لوگ اس عمل سے رک جائیں. اور ایسے لوگ، اگر یہ کہا جائے کہ وحشیوں کے جنگل میں کوئی ایک انسان جو کہ جس نے صحیح انسانیت کا ایک عزت رکھی، ایک پاس رکھا، بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں. اور اسی سلسلے میں
गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने आंजहानी श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियांथा कुमारा की याद में एक ताज़ियती रेफरेंस भी रखा था, जिसमें मलिक अदनान साहब को तारीफ़ी असनाद भी दी गई। और जो ख़ास बात वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पे कही वो मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि ये कौन सा इंसाफ है जे आपने इल्ज़ाम लगाया, खुद ही जज बन गए और खुद ही कत्ल कर दिया उस शख्स को। उम्मीद है कि नौजवान मलिक अदनान को देखेंगे तो याद करेंगे कि एक इंसान हैवानों के सामने खड़ा हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान हैवानों के सामने खड़ा हुआ, क्योंकि जो लोग इस तरह का अमल कर रहे थे वो हैवान ही थे, उनको हैवान कहना गलत नहीं होगा। इसी मामले पर हम बात करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, माहिर समाजियात भी हैं, इम्तिनान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तिनान, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, सुबह बखैर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जो एक एक्ट मलिक अदनान साहब ने किया कि इतने सारे मजमे में जो कि उस वक्त गुस्से में था, नफरत से भरा हुआ था, उन्होंने उन लोगों को उस अमल से रोकने की कोशिश की जो कि उन लोगों को पता भी नहीं था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। किस तरह देखते हैं आप उनके इस अमल को? देखिए आयशा, ये बात है रवैयों की। मलिक अदनान साहब जैसे लोग इस कौम के हीरोज हैं और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये वो कहानियां हैं जो माओ को अपने बच्चों को सुनानी चाहिए कि इन वहशियों के बीच में ऐसे हीरोज भी इसी कौम ने पैदा किए हैं। मलिक अदनान कहां से आए? वो भी तो इसी माशरे में यही की माँ ने पैदा किए हैं। ऐसे बच्चों को हमने ही जन्म दिया है। लेकिन बात यह है कि लोगों के रवैये बदलने की जरूरत है। अब ये जब रवैये है ना, रवैये बदलते हैं ईमान की वजह से, रवैये बदलते हैं बिलीफ सिस्टम की वजह से। आज आप एक 8 साल 10 साल के बच्चे को बिठाकर समझा दें कि बेटा चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना, डाका डालना, जना करना बुरी बात है, तो ये बच्चा समझ तो जाएगा, लेकिन जब तक ये चीज उसके ईमान का हिस्सा नहीं बनेगी, रवैये नहीं बदलेंगे। मैं आपको चंद एक मिसालें समझा देता हूँ, सुना देता हूँ, लेकिन ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि जब आप किसी चीज को ईमान का हिस्सा बनाते हैं, मिसाल के तौर पर आज हम सबको, पूरी कौम को इस बात का पता है कि रब हमें हर वक्त देख रहा है, हमारी जवाबदारी होनी है, हमने एक दिन मरना जरूर है, हमने अपनी जान रब को देनी है। ये बात जानते तो सब लोग हैं, लेकिन आज तक ये बात बहुत से लोगों का, बेशुमार लोगों का बिलीफ सिस्टम नहीं बना पाई। आज तक बहुत से लोग इस चीज पर ईमान नहीं रखते कि हाँ मरेंगे एक दिन, जब मरेंगे तब देखेंगे। हाँ बिल्कुल, जब मरेंगे तब देखेंगे। रवैये तब्दील नहीं हो रहे, तो रवैये तब्दील करने बहुत जरूरी है। अगर ये रवैये तब्दील नहीं होंगे तो ये पूरा माशरा दरहम भरम हो जाएगा। मैं छोटी सी बात करता हूँ, आज जगह जगह पर आप टीवी चैनल्स उठाकर देख लें, एक ही बात होती है कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी तबाही और बर्बादी का शिकार हो रही है, IMF के साथ ऐसा हो रहा है, IMF हमारे साथ ऐसा कर रहा है। इकॉनमी इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला हमारी ये कौमियत है, हमारे लोगों के रवैये। अगर आज ठीक नहीं हुआ, ये अखलाकियात पर हम आज मबनी ना हुए, इस पर गामजन आज ना हुए, तो खुदा ना खास्ता इकॉनमी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो कौम नहीं बचेगी जो कौम में जिन लोगों के दरमियान आप और हम सांस लेना चाहेंगे। तो लोगों के रवैये बदलने की, लोगों के रवैये ठीक करने की बेहद जरूरत है। अच्छा, ये जो रवैये है ना, एक बात मैं और कहता चलूं यहाँ पर, कि रवैये तब लोगों के नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं जब उनको ये लगता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ की फराहमी बेसिक पॉइंट है लोगों के रवैयों के लिए और लोगों के बिलीफ सिस्टम के लिए। आप मुझे कह दीजिए बेशक आकर कि डाका डालना बुरी बात है, लेकिन मैं अगर देखूंगा कि तमाम डाकू आजाद घूम रहे हैं, तो फिर मेरा सवाल उठेगा कि जब इंसाफ मिल नहीं रहा इस माशरे में तो मैं कहां जाऊं। तो आज हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को और हमारे इंसाफ देने वाले इदारों को ये सोचना होगा कि हम इंसाफ देने में देर ना करें, हम मुजरिमों को पकड़ने में जल्दी करें। जब तक ये चीजें तब्दील नहीं होंगी तब तक रवैये तब्दील नहीं हो पाए। तो इम्तिनान, आपको क्या लग रहा है, अब हम मलिक अदनान साहब की तो चलें तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने इतने सारे मजमे में एक अकेले शख्स ने उस शख्स को बचाने की कोशिश की जिसको लोग मार रहे थे और ये जाने बगैर मार रहे थे कि असल में हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस मजमे की बात करें, ये एक वाकया तो नहीं है, हम इस तरह के गुज़श्ता कुछ अरसे में 3, 4, 5 वाकयात ऐसे देख चुके हैं। ये एक जो रवैया लोगों का बनता जा रहा है कि एक मजमा ये जाने बगैर कि हम जो एक अमल कर रहे हैं वो सही है या गलत है और दीन की रूह से वो किस तरफ जा रहे हैं, ये कितना खतरनाक बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी के लिए। बेशक देखिए, इस मसले को थोड़ा सा समझने की जरूरत है
लोगों के वहशियाना रवैये सदियों से थे, अजल से थे और अब तक शायद रहेंगे। लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। हमारे तालीमी इदारों का फर्ज बनता है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का फर्ज बनता है कि अस्तर नौ एक बार फिर लोगों की तरबियत की जाए। लेकिन यहाँ पर ना एक और बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बात मैं आयशा कहने वाला हूँ, ये बहुत से लोगों को बहुत बुरी लगने वाली है, लेकिन सच्ची बात कर देनी चाहिए। आपने कल रात 9 बजे का खबरनामा देखा होगा, तमाम लोगों ने देखा है। सवाल ये है कि आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शायद उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा। प्रिंट मीडिया में ना फिर थोड़ी बहुत ये चीजें आपको बेहतर तरीके से देखने को मिलती हैं। आप किसी भी चैनल का 9 बजे का खबरनामा उठाकर देख लीजिए, आपको पॉजिटिव न्यूज कहीं नहीं मिलेगी, आपको नेगेटिव न्यूज ज्यादा मिलेगी। अखबार के अंदर ना एक क्राइम का कॉलम होता है, क्राइम का सेक्शन होता है, जहां पर तमाम क्राइम न्यूज छुपा दी जाती हैं या दिखा दी जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या लंदन में, क्या न्यूयॉर्क में रेप के केसेस नहीं होते? क्या फ्रांस में कत्ल गारत नहीं होता? फर्क सिर्फ यह है कि बीबीसी और सीएनएन उसको 9 बजे के खबरनामे की जीनत नहीं बना देते। आज हमारे यहाँ अफरा तफरी बहुत है। हमें जरूरत है मलिक अदनान जैसी पॉजिटिव न्यूज को फैलाने की, उसके बारे में बात करने की। आज जगह जगह पर उनको एज अ हीरो प्रेजेंट करना चाहिए। आपके सामने ये मिसाल है अभिनंदन के केस की, कि अभिनंदन ने जो कुछ किया या जो कुछ उनके साथ हुआ, तो जब भारत वापस गए उन्होंने उसको हीरो बना दिया। तो आज जब आप अपने लोगों को हीरोइज्म पे लेकर आएंगे, लोगों को शुजात के ऐसे वाकयात दिखाएंगे, तब पॉजिटिव न्यूज लोगों में सर्कुलेट होगी। लेकिन इम्तिनान, एक पहलू हमारा ये भी तो, हमारा स्याह पहलू हम इसको कह सकते हैं, ये भी तो है कि हम जो काम, हम मजमूई तौर पर एक काम हम सवाब समझकर गुनाह कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं ये सवाब है, सवाब है, सवाब है, लेकिन वो काम असल में हम गुनाह की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हम इस तरह उन लोगों की तरबियत कैसे करें? क्योंकि लोग इस चीज़ पे बहुत पक्के हो गए हैं कि नहीं हम जो काम करें वो सवाब है, तो कैसे उनकी तरबियत करें? इतने बड़े लोगों की तरबियत आप कैसे कर सकते हैं? तरबियत करना बहुत आसान काम है। जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंसाफ करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हुकूमतें यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अलग हैं, आपकी फेडरल गवर्नमेंट अलग है। उनको सिर्फ एक काम करना चाहिए, जो मुजरिम है, जिसने ये जुर्म किया है, उसको आप कैफरे किरदार तक जल्द अज जल्द पहुंचाएं। 10-10 साल 20-20 साल इनके मुकदमे ना चलाएं। आप अपने अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा करें और लटकाएं इन लोगों को। जब आप लटकाएंगे तो पूरी कौम के लिए मिसाल बनेंगे, पूरी कौम ये देखेगी कि जिसने ये किया उसका अंजाम जल्द अज जल्द उसको मिला। तब ये कौम सुधरेगी, तब लोगों के ये वहशियाना रवैये बेहतर रवैयों में तब्दील होने लगेंगे। क्योंकि मुझे ही पता होगा कि अगर खुदा न खास्ता मैंने ये किया तो मुझे जल्द अज जल्द सजा मिल जाएगी। तो मैं भी एक दफा करने से पहले ये सोचूंगा कि पहले मैं इल्म की तरफ चला जाऊं, पहले मैं ये जान लूं कि हुआ क्या था, इससे पहले कि मैं वहशियाना काम करूं, क्योंकि मुझे सजा का डर होगा। अभी तक सजा का डर पैदा ही नहीं हुआ इस लोगों के अंदर। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि उनको सजा मिल सकती है। आप लटकाएं 4-6 लोगों को, आप बताएं कि इंसाफ मिलता है। जब इंसाफ मिलना शुरू होगा, लोगों के रवैये आप खुद बदलते हुए देखेंगे। आप चले जाएं इंग्लैंड में, यही सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले भी ऐसी एक गुफ्तगू हो रही थी कि क्या हमें जो बड़े जराइम में मुलविस लोग हैं उनको सरेआम सजा देनी चाहिए, ताकि लोगों को इससे इबरत हासिल हो कि हम ये काम करेंगे तो हमें सजा होगी और सरेआम होगी। क्या सरेआम सजा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए? देखिए, ये काम जो है, ये काम है अदलिया का कि वो फैसला करे कि ये कैपिटल पनिशमेंट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा तो मानना बहुत सिंपल है आयशा। मेरा मानना ये है कि जितना ज्यादा आप दीन से इनहराफ करेंगे, जितना ज्यादा आप मॉडर्निटी की तरफ जाएंगे, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आपको पूरी दुनिया से रेप के केसेस के और पूरी दुनिया से डकैती के केसेस के वाकयात सुनने को मिल जाएंगे, आपको सऊदिया से नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब आप चोर का हाथ काटेंगे, जब आप जना पर 100 कोड़े मारेंगे, तो लोग ठीक होंगे। सो मेरा तो ये मानना है कि ये अदलिया का काम है कि कैपिटल पनिशमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और जाती तौर पर मेरा तो पॉइंट ये है कि शरीयत को फॉलो करना चाहिए। जितना ज्यादा इससे इनहराफ करेंगे, मॉडर्निटी लेकिन इम्तिनान यहाँ पर फिर हमारे उलमाए कराम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि हम ज़बानी कलामी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और ये नारे भी लगाते हैं, बहुत सारे आम लगाते हैं, लेकिन अमली तौर पर हमारी जिंदगियां बिल्कुल खाली हैं उस मोहब्बत से या उस अमल से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जब तक हम अमली तौर पर नहीं इस चीज पर जाएंगे और उलमाए कराम इस पे लोगों को लेकर नहीं आएंगे, तो किस तरह हम इन बुराइयों से बचेंगे? देखिए, उलमाए कराम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उलमाए कराम को यह जरूर सोचना चाहिए कि अगर हर जुमे की नमाज में हर दफा
इमाम को ये कहना पड़ता है कि सफ़ें दुरुस्त कर लीजिए। 40 दिन आयशा कोई काम आप रेगुलरली कर लें वो आपकी आदत बन जाती है। आज हमारे यहाँ नमाज तो वो बहुत ज्यादा है, इबादत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अखलाकियात और अमल नहीं है। तो अमल को बेहतर बनाना जरूरी है। तो उलमा कराम को सोचना चाहिए, खास तौर पर तालीमी निजाम में जो लोग मौजूद हैं, एक बार अपने असातिज़ा की तरफ देखें और अपने करिकुलम की तरफ देखें। अगर आपका करिकुलम 12-13 साल तालीम देने के बाद बच्चे में टॉलरेंस ही पैदा नहीं कर पा रहा तो बेकार है ये निसाब आपका। तो आप अपने तालीमी निसाब को भी देखें और खास तौर पर मैं फिर दोबारा ये जिम्मेदारी दूंगा कानून नाफिज करने वाले इदारों को और इंसाफ देने वाले इदारों को। अगर आपने अपना काम ना किया तो ये खुदा ना खास्ता पूरा मुल्क तबाही का निशान बन जाएगा। लोगों को ये यकीन आना चाहिए कि मेरा रवैया अगर मनफी हुआ, मेरा अगर अमल जाया हुआ, मेरा अगर वहशियाना रवैया हुआ तो मुझे सजा मिलेगी। कितने केसेस आज पाकिस्तान में मौजूद है जहां पर सजा नहीं मिली, 20-20 साल केस चलते हैं। इसलिए अंग्रेजी में बड़ी प्यारी कहावत कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप 20-20 साल मुकदमे में क्या सुनना चाहते हैं? आप 20-20 साल में क्या निकालना चाहते हैं? जब इंसाफ देना है तो जल्दी इंसाफ देने की तरफ कोशिश कीजिए। अच्छा चलें, हमने उलमाए कराम के हवाले से भी बात की, हमने जुडिशल सिस्टम के हवाले से भी बात की कि किस तरह लोगों को इंसाफ फौरन मिले ताकि लोग इस चीज़ से डरें भी कि अगर हमने गुनाह किया तो ये हमें सज़ा मिल सकती है। अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम देखें तो जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर या तौहीन मज़हब के नाम पर हम आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि लोग यही नाम ज़्यादातर इस्तेमाल करके, यही वजह ज़्यादातर इस्तेमाल करके ऐसे गुनाहों में शरीक हो जाते हैं और उसका इर्तिकाब करते हैं। लेकिन हमने देखा कि अब अगर एक पार्टी इस तरह की बात कर रही है तो जो बाकी पार्टीज हैं वो कहती हैं ये तो ड्रामा कर रही हैं, ये तो ढोंग कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इकट्ठा होने की किस हद तक जरूरत है? पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ और लोगों को, खास तौर पर जो ये वहशियाना रवैया रखते हैं, इन लोगों को सिर्फ एक हदीस समझने की जरूरत है कि कभी कभी आंख का देखा भी गलत साबित हो जाता है। सो जब तक आपने एक चीज को जान नहीं लिया, आपने रिसर्च नहीं कर ली, आपने उसके पर्सपेक्टिव्स को समझ नहीं लिया, आपने तमाम शवाहिद इकट्ठे नहीं कर लिए, तब तक आपका कोई भी अमल करना उस चीज के ऊपर, उस लिमिटेड नॉलेज के ऊपर, वो गलत है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अपने तमाम फॉलोअर्स से ये कहें, चाहे वो पीटीआई है, पीएमएल है कि पीपल्स पार्टी है, ये अपने फॉलोअर्स से कहें कि आपको पहले कौम बनाना जरूरी है, लिहाजा कानून को अपने हाथ में मत लें। अदलिया मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, और ये हदीस सामने रखें कि आंख का देखा भी गलत साबित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो तमाम शवाहिद जानने जरूरी हैं। जब आप दीन से इनहराफ करते हैं, अहादीस से इनहराफ करते हैं, तब माशरे तबाह होते हैं। रह गई रस्म आज़ा, रूह बिलाली न रही। तो जब तक बिलाल वाला रूह नहीं पैदा करेंगे, वो वलवला पैदा नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ इबादत हैं जिन पे हम तवज्जो दे रहे हैं। हमें कौम बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया इम्तिनान आपका कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, और यकीनन हमें अपने लोगों को इस चीज़ को सिखाने की बहुत ज़रूरत है कि दीन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है। जिस तरह कुरान पाक के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया है, उसको समझो, उस पर अमल करो, क्योंकि अगर हम अपने दीन पर अमल कर लें तो शायद इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे के बाद। वेलकम बैक। और एक कहावत है जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत मशहूर कहावत है कि नाश्ता करें बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाएं वज़ीरों की तरह, और रात का खाना खाएं फ़कीरों की तरह। मतलब स्टेप बाय स्टेप ये बता दिया गया है कि हमें किस दिन के टाइम पे किस क्वांटिटी से खाना खाना चाहिए। लेकिन हम अगर मजमूई तौर पर देखें अपनी हालत, तो हमें से बहुत से लोग सुबह का नाश्ता जो है वो स्किप कर देते हैं। हालांकि सुबह का नाश्ता हमारी दिन भर की जो एक्टिविटी है उसका दारोमदार सुबह के नाश्ते पे होता है, और उसके बाद हमारे दिन भर मसरूफियात जो होती हैं, उसके बाद हम कहते हैं अच्छा थकावट हो गई, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो जब हम सुबह का आगाज़ ही अच्छा नहीं करेंगे खाने पीने से, तो फिर इख्तिताम पे तो हमारी यही हालत होगी। तो जनाब, नाश्ता किस हद तक ज़रूरी है और साइंसी लिहाज से इसके क्या फ़वाइद हैं, ना करने के क्या नुकसानात हैं, इस पर हम बात करेंगे। ज़ैनब गोंदर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ैनब, नाश्ते के हवाले से कहावत जो मैंने सुनाई है, इसको आप किस तरह देखती हैं? नाश्ते के हवाले से जो कहावत आपने सुनाई है, ये बहुत ही हद तक दुरुस्त है और इम्पोर्टेंट है। इसकी अफादियत का हमें इस तरह से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हम 10 घंटे या 12 घंटे सो कर उठे हैं। सोने से पहले भी कुछ टाइम जो था वो हमने भूखे गुजारा, सो के हमने भूखे गुजारा,
अब सुबह उठते ही हमारी बेली में जो पहली चीज जानी है वो हमारा नाश्ता जाना है। हमारे जिस्म ने जितने न्यूट्रिएंट्स, जितने विटामिन, जो कुछ एक्सट्रैक्ट करना है वो उसमें सुबह सुबह करना है, और हम अपनी प्रैक्टिसेस उसी में ही गलत रखते हैं। बाकी सारा दिन हम फिर भी अपने आप को जो है वो नॉर्मलाइज करके ठीक चलते रहते हैं। अब सुबह के नाश्ते में सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि मुझे नाश्ता नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम निकालें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और अपने नाश्ते को प्लान करके चलें। नाश्ता अगर हम प्लान नहीं करते तो हमारा मेटाबॉलिज्म सुबह सुबह ही स्लो हो जाता है। हम बाकी सारा दिन जो मर्जी करते रहें, हम अपना वेट लॉस नहीं कर सकते, हम एक पूरा दिन फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज पे। अगर हमने सुबह ही कोई बहुत हेवी चीज नहीं खाई या कुछ ऐसा नहीं खाया जिसने हमें सारे दिन के लिए फुलफिलिंग करना है या फीलिंग ऑफ फुलनेस देनी है, तो हम पूरा दिन जो देखेंगे हमारा वो खाने का दिल करेगा, चाहे वो मीठा है, चाहे वो बेवरेजेस हैं, मतलब क्रेविंग्स होती रहेंगी। अगर हम नाश्ता प्रॉपर नहीं करेंगे तो सारे दिन में क्रेविंग्स होती रहेंगी हमें। एग्जैक्टली, उन क्रेविंग्स को हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है अगर आपने अपने कार्ब्स को कंट्रोल कर लिया तो बाकी पूरा दिन जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब कार्ब्स क्या है? कार्ब्स है हमारी रोटी, हमारी ब्रेड, राइस, सीरियल्स। इन चीजों को अगर हम प्रॉपर लेकर चलें, अपने नाश्ते में सारे ही फूड ग्रुप्स को लें, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लें, प्रोटीन्स लें, फैट्स लें, तो हम चाहे वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, वजन कम करना चाह रहे हैं, अपनी जिंदगी को अच्छा लेके चलना चाह रहे हैं, हर तरह से ही नाश्ता हमारे लिए मुफीद है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक गलती मेंशन करना चाहूंगी जो लोगों में एक बड़ा मिसकंसेप्ट है, वो ये है कि सुबह उठते ही हमने जो है वो पानी पीना है जिसको हमने न्यूट्रास्यूटिकल डाल के पीना है। अब न्यूट्रास्यूटिकल डालना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम अंडरस्टैंड नहीं करते हमारे लिए कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है या कौन सा हमने पीना है। अच्छा, अब अगर आपको डायबिटीज है या ज़ियाबतीज के आप शिकार हैं तो आप दारचीनी वाला पानी पिए। अगर आप पीसीओएस के शिकार हैं तो आप दारचीनी और लेमन वाला पानी पिए। अगर आपको दिन ब दिन ब्लॉटिंग रहती है पूरा दिन तो आप जीरे पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा। लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता शहद और लीमू का लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट निकाल लिया है। मैंने आज तक ऐसा कोई साइंस में नहीं पढ़ा कि जरूर होना चाहिए। शहद हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर हम ये देखें सुबह उठते ही मैंने एक कप में पूरा टीस्पून या टेबल स्पून भरकर शहद का डाल दिया, डायरेक्ट 63 कैलोरीज जो है वो मैंने अपने अंदर डाल ली। अच्छा, वैसे लोगों का शहद के हवाले से कॉन्सेप्ट तो ये होता है ना कि वो नेचुरल शुगर है, उसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, इससे वो वेट नहीं बढ़ाता। नेचुरल शुगर है लेकिन वो कैलोरीज भी तो दे रही है, हमने अपनी कैलोरीज को मैनेज करना है। आप शहद का इस्तेमाल बाकी दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। सुबह सुबह उठते ही बर्स्ट दे दिया 63 कैलोरीज का शहद से, उसके बाद हमने नाश्ता किया, बहुत हैवी हो गया पूरा दिन। अब जैसे हमने पहले बात की थी नाश्ता हैवी करना है, नाश्ता हैवी करने से मुराद मेरा ये नहीं है कि रोज हलवा पूड़ी खानी है, वो नाश्ता सिर्फ ऑयली है, हेल्दी नहीं है। एग्जैक्टली, नाश्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी की बात करें तो लोगों के नाश्ते में, मैं जिससे भी बात करती हूँ, मैं ब्रेड खाता हूँ, पता नहीं लोग रोटी को क्यों अवॉइड करना चाहते हैं। अच्छा, लोगों का शायद कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ये है रोटी के हवाले से या पराठे के हवाले से कि हम सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता करेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, क्योंकि हम ये बात करें ना कि वेट लॉस से भी इसका बहुत ताल्लुक है। तो लोगों को लगता है कि हमने सुबह नाश्ते में रोटी खाई तो शायद वो हमारा वेट बढ़ाने का बायस बनेगी। ये कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कीजिएगा। अब रोटी की अगर हम बात करें तो रोटी की हमेशा बात ये की जाती है 6 इंचेस की ले या अपने हाथ के साइज के बराबर रोटी ले। अब हम लोग भी तो रोटी खाते हैं ना, 2-2 खाने बैठ गए, 3-3 खाई, पता ही नहीं चला कितनी खा ली। जब तक हम अपनी डाइट को फोकस नहीं करेंगे कि मैं कितना पोर्शन साइज ले रहा हूँ, तब तक हम मोटे ही रहेंगे। हम रोटी एक खा लें, 10 साइज की खा लें, दिन में 3 टाइम खा लें, हम मोटे नहीं होंगे। रोटी जो है उसमें प्योर अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बीमारियों से फाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जिस्म को इसकी बहुत जरूरत होती है। लेकिन ये वाहिद चीज है जिसको हम सबसे पहले अवॉइड करने के लिए तैयार होते हैं। रोटी हाँ ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, बाकी सब कुछ हम खाते रहेंगे। अच्छा ज़ैनब,
सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, रोटी से ही आपने अनाज की बात की तो उसी से ही रिलेटेड ये चीज़ भी है कि अक्सर लोग सुबह सुबह नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं कि वो भी अनाज है तो वो भी काफ़ी हेल्दी नाश्ता है, तो क्या ये ठीक है, हेल्दी नाश्ता इसको कह सकते हैं हम, कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के खा लिए? अच्छा, अब इस चीज को ये अंडरस्टैंड करना कि कॉर्नफ्लेक्स हम कौन से वाले खा रहे हैं, अच्छा, उसको फोकस करना। दूसरी चीज ये, कॉर्नफ्लेक्स भी कार्ब्स हैं और दूध में भी कार्ब्स की अमाउंट मौजूद होती है। जब दोनों कार्ब्स को हम मिला देते हैं तो हमारी बॉडी में बर्स्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अच्छा, जैसे मैंने पहले बात की, इतदाल में चलना है, चाहे वो हम कार्ब्स की बात करें, फैट्स की, प्रोटीन्स की, सबको एक अमाउंट में लेके चलना है। जब हम दलिया पकाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं आधा दूध या आधा पानी, या सिर्फ पानी में पकाएं, ऊपर से थोड़ा सा दूध ऐड करें। तो हम इसीलिए कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक बर्स्ट ना हो जाए बॉडी में। उसके साथ हम देखते हैं कि प्रैक्टिस ये आती है कि शहद भी डल रहा है, खजूर भी डल रही है, ड्राई नट्स भी डल रहे हैं इसी पोरेज में। अब पोरेज को हमने लेना था अपने आप को लाइट रखने के लिए, हम उसके साथ मैक्सिमम 2 अखरोट का इस्तेमाल कर लें। अगर शहद या खजूर में से किसी एक का इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन नाश्ता है। सही। हालांकि हम इसके साथ फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आधा सेब आधा केला अगर हम इस पोरेज में डालें तो ये हमारे लिए बेहतरीन नाश्ता। अच्छा, मेरा ख्याल है हम इसमें कहीं ना अंग्रेज़ों को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम उनके जो पॉरेज के बॉल्स देखते हैं ना, उसमें ये होता है कि जी फ्रूट्स भी हैं, नट्स भी हैं, और एक बहुत मज़ेदार सी, बहुत कलरफुल सी लुक होती है, और उसको देख के लगता है कि बस इससे ज़बरदस्त, इससे हेल्दी चीज़ तो कोई भी नहीं है। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बीच में ऐड कर दें, उसको खा लें, एक हेल्दी नाश्ता हो गया। लेकिन इस चीज को भी फिर देखें ना, फिर बाकी पूरा दिन भी उसी अंग्रेज की तरह गुजारे। उसने पूरा दिन ना तो उस तरह की हांडी, सालन, ऑयली चीजें खानी है, ना इस तरह के इन्वायरमेंट में निकलना है जिस तरह का हमारा है। किसी भी चीज को जब चीट करते हैं तो एटलीस्ट ये देख लेते हैं कि वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट छोड़ रहा है। हमने अंग्रेज से ही ब्रेड खाने का कॉन्सेप्ट लिया, लेकिन ब्रेड में खाने के बाद हमें ये नहीं पता चलता, 6-7 ब्रेड के पीसेस बड़े आराम से खा के फखर से लोग बता रहे होते हैं कि मैं तो इतने पीसेस खा लेता हूँ। सही। बिल्कुल ये गलत प्रैक्टिस है। अगर हम देखें, बहुत सारी कंपनीज की ऐसी ब्रांड ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड्स आती हैं कि हम उसका एक पीस खाएं तो उसके बाद हमारी बॉडी में दूसरे की गुंजाइश नहीं रहती, तबीयत आपकी भर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उन ब्रेड्स का इस्तेमाल करें ताकि आपने अपनी डाइट को भी नॉर्मल रखा और बाकी चीजें जो आप साथ खा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप अंडा ले रहे थे, अंडे में आपने बहुत सारी सब्जियां डाली हुई थी, उन सब्जियों की भी तो आप में कैलोरीज जा रही हैं। बिल्कुल। इन कैलोरीज को मैनेज करके चलना है। एक और गलती जो सबसे ज्यादा है वो है चाय का इस्तेमाल नाश्ते के बिल्कुल साथ। कम से कम आधा घंटे या 45 मिनट का गैप जरूर लें अपने चाय और खाने में। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पे तो लोग अगर पराठा खा रहे हैं, सालन के साथ खा रहे हैं या अंडे के साथ खा रहे हैं, तो साथ में चाय लाजमी होती है। सबसे पहली बात, पराठा गलत तरीके से बन रहा था, उसके बाद सालन गलत तरीके से बना, तीसरा हमने साथ चाय भी पी ली। हम अपने साथ गलत करने में ना सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। पराठा बनाने का तरीका जो है उसको हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और वो ये होगा, पराठे के तवे पे ऑयल लगाने की बजाय पराठा पकने के बाद आप उस पे देसी घी अप्लाई करें, ऑलिव ऑयल अप्लाई करें और उसको कंज्यूम करें। ये आपका वेट लॉस कराएगा। अच्छा, लेकिन हम लोगों का वो कॉन्सेप्ट है ना, वर्क वाला पराठा होना चाहिए या बलों वाला पराठा होना चाहिए तो ही वो पराठा है, वरना पराठा नहीं है। बिल्कुल, तो वो सिर्फ वेट गेन ही कराता है, और हम 1 महीना पराठा खाने के बाद खुद से पूछ रहे होते हैं ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, मतलब मुझ में इतने बल कहाँ से आ गए, मैं तो सिर्फ बलों वाला पराठा खा रहा था। एग्जैक्टली, वो बल मेरे पे कैसे आ गए। हम जो कुछ अपने अंदर डालेंगे वही तो हमारे बाहर नजर आएगा। हमारी आउटर जो है वो हमारी इनर पे डिपेंड करती है। अब लोगों को मैं अक्सर देखती हूँ, वो कहते हैं कि मैं अपनी स्किन का बड़ा ध्यान रखता हूँ लेकिन फिर भी पिंपल्स हैं, ये है वो है। क्यों है? क्योंकि हम अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे। सिर्फ बाकायदगी से हम नाश्ते को ही फोकस कर लें, सिर्फ ये सोच लें कि एक हेल्दी और अच्छा मील मैंने लेना है, तो भी हम बहुत सारे चेंजेस अपनी बॉडी में कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। अच्छा ज़ैनब, यहाँ पर एक्सरसाइज के हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक्सरसाइज हम कहते हैं सुबह करनी चाहिए, लेकिन
एक्सरसाइज नाश्ते से पहले करनी चाहिए या उसके कुछ देर बाद करनी चाहिए? सही एक्चुअली टाइम जो एक्सरसाइज का है वो कौन सा है, खाली पेट या नाश्ता करने के बाद? अगर तो आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद एक्सरसाइज या वॉक करें, चाहे वो नाश्ता है, दोपहर का है या रात का है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो खाने से पहले एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का एक टाइम फिक्स कर लें, चाहे वो सुबह नाश्ते से पहले है, चाहे रात के खाने से पहले है। उसी टाइम पे डेली एक्सरसाइज करें और उसके बाद अपना खाना खाएं, तो आप देखेंगे ट्रिमेंडस जो है वेट लॉस वो आपका होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और अगर बाद में खा रहे हैं तो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब वैसे ये मैंने कभी नहीं सुना कि अगर आप खाने के बाद वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका वेट गेन होता है, तो क्या ये हमारी बॉडी पे ऑपोजिट इसका असर होता है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट है कि आपने खाली पेट जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, आपकी बॉडी की जितनी भी शुगर्स थी, फैट थी, वो सब पैक्ड थी। सही। आपने अटैक किया डायरेक्टली उन पे और उन्होंने ब्रेक होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड की वॉक या एक्सरसाइज के लिए जो आप कर रहे थे। सही। वो वेट लॉस कराती है इवेंचुअली। अब आपने जो खाना खाया है, खाना खाने के फौरन बाद आपने वॉक या एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो जो खाना आपने खाया है वो कैलोरीज, वो फैट्स, वो टूटेंगे और आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे कि आपकी बॉडी को ये सिग्नल जाएगा कि मुझे इन फैट्स की जरूरत है। तो वो डिपॉजिट होंगे और आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके साथ लोग कहते हैं कि मैं तो 2-2, 3-3 घंटे वॉक करता हूँ और वो भी खाने के फौरन बाद। अगर आप 2 घंटे वॉक वाकई ही करते हैं तो पहला घंटा बॉडी में डिपोजिशन का है, दूसरा घंटा बॉडी से निकलने का है, क्योंकि वो खाना जो आपने खाया वो पहले घंटे में कैलोरीज आपने निकाल दी अपने जिस्म से। अब दूसरे घंटे में वही बात पहले वाली आ जाएगी जो खाने से पहले थी कि बॉडी की एनर्जी और फैट्स ब्रेकडाउन होके वो कंज्यूम होंगे। सही, ज़बरदस्त ज़ैनब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और वो बातें भी बताई हैं जो कि हम गलत बातों को सही समझ के उनको फॉलो किए जा रहे थे। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में इतनी अच्छी अच्छी फ़ायदेमंद बातें लोगों को बताई हैं और मुझे खुद भी बताई हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं रूह अफ़ज़ा के किचन से। तो अनम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप आज क्या बना रही हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आज हम बना रहे, अच्छा मैंने ना आज बड़ी एक यूनिक सी जो शायद आपने कभी पी भी नहीं होगी और शायद ऐसा है कि हमारे पाकिस्तान में उसका इतना कोई खास कॉन्सेप्ट भी नहीं है। क्या है ऐसा? आज हम ऐसा एक शेक बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं पीनट रूह अफ़ज़ा पीनट बटर जेली शेक। अच्छा, तो बेसिकली इसके अंदर जो है डायरेक्टली हम पीनट्स नहीं ऐड कर रहे, इसके अंदर हम पीनट बटर ऐड कर रहे हैं। अच्छा, पीनट बटर का बहुत डिफरेंट, एक बड़ा मजेदार, बड़ा सिल्की सा, एक बड़ा मजेदार, स्मूथ सा एक फ्लेवर होता है, बड़ा जबरदस्त सा फ्लेवर है। और ये जब मैं ड्रिंक सोच रही थी, मैंने कहा हो सकता है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में ना पता हो, लेकिन आपको पता है कि ये ड्रिंक इतनी अच्छी है जो लोग जैसे कि वेट गेन करना चाहते हैं स्पेशली। अच्छा, तो वो उनके लिए अगर उसमें जैसे कि बनाना ऐड कर लें या मैंगोज ऐड करके साथ इसको बनाएं तो वो एक्सीलेंट। पीनट बटर भी वेट गेन करता है? हाँ, मतलब जब आप इसके अंदर फ्रूट ऐड करेंगे उसके साथ, अच्छा ठीक है, तो फिर वो उसको वेट गेन के अंदर बढ़ा। लेकिन अभी जैसे हम बना रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल भी वेट गेन वाला, क्योंकि ये चीज हमें क्लियर करना जरूरी है ना कि इससे वेट गेन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अभी जो है उसके अंदर हम जो है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी है उसमें भी शुगर का कंटेंट होता है। उसके बाद जो है इसके अंदर वो आइसक्रीम जाएगी, उसमें भी शुगर होती है। इसके बाद इसके अंदर जो है बेसिक जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो टेस्ट एनहांसर है वो है जेली। मैं जेली स्ट्रॉबेरी जैम ले रही हूँ, तो वो हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो उसका भी बड़ा, तो सारे जरा कंटेंट जो है मीठे से हैं। तो मीठे से हैं, तो इसलिए आपने अपने हिसाब से उसको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। चल हम स्टार्ट करते हैं बनाना, फिर लोगों को साथ साथ देखते भी दे जाएंगे कि किस तरह उसकी क्वांटिटी हमने ऐड कर दी है। हम 2 से 3 ग्लास जो है वो मिल्क के ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं इसके अंदर ये 1 कप के करीब आइसक्रीम, कोई भी आप अपनी चॉइस की आइसक्रीम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब वनीला भी डाल सकते हैं, चॉकलेट, अच्छा वनीला या कुल्फा, कुछ इस टाइप, कोई भी वाइट, कोकोनट, जी बिल्कुल। अच्छा, वो भी, हाँ, क्योंकि कोकोनट आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो वो उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच जो है जैम है और 1 चम्मच जो है तकरीबन पीनट बटर है।
तो वो इसके अंदर जाएगा। अच्छा, पीनट बटर जो है वो अक्सर चॉकलेट्स में भी होता है, जो आजकल कुछ इंपोर्टेड चॉकलेट्स आ रही हैं उनमें पीनट बटर भी ऐड होता है, तो उसका बड़ा सॉल्टी सा एक फ्लेवर होता है, मतलब चॉकलेट के साथ एक सॉल्टी सा वो एक बड़ा मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा, हाँ, जिन चॉकलेट का नाम बहुत ले अच्छा, लेकिन वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, समझ आ गई आपको? जी बिल्कुल। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून की हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो उसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं, हनी भी ऐड कर सकते हैं, मतलब वो ऑप्शनल है। हनी भी ऐड कर सकते हैं, और हनी का हम हमेशा कहते हैं एक डिफरेंट फ्लेवर होता है, तो ड्रिंक्स में आप ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा जी, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, हमदर्द की चीज़ें हैं, रूह अफ़ज़ा हमदर्द का है, हमदर्द का हनी है, और साथ ही साथ एप्पल साइडर विनेगर भी है। और अभी कुछ अर्सा पहले जैसे अनम ने उसमें बताया था कि लॉन्च हुआ है, तो इसका जो आप एप्पल साइडर विनेगर है वो खास तौर पर वेट लॉस में बहुत काम आता है। अगर आप सुबह निहार मुँह वार्म वाटर में एप्पल साइडर विनेगर डाल के पीते हैं हमदर्द का, तो यकीनन कुछ दिन में आपको अपने वेट में फ़र्क भी महसूस होगा। तो अच्छा, ये हमारा ड्रिंक भी बन गया है ज़बरदस्त, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्ती है, कुछ लाइट लेमन से कलर की। और आप देखिए इसमें बटर डला है, लेकिन बिल्कुल भी बटर वाला जो है कोई भी एज इन आपको एलिमेंट शो नहीं होगा अनटिल अनलेस, जब तक आप जो है सोच में पड़ जाएंगे कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट डला है, उसकी काफ़ी देर बाद आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर जो है हमने पीनट बटर ऐड जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से बता दें। इसमें हमने मिल्क ऐड किया है 2 से 3 ग्लास, उसके बाद आइसक्रीम ऐड की है, इसमें पीनट बटर गया है, इसमें जैम डाला है हमने 2 टेबल स्पून के करीब, इसमें रूह अफ़ज़ा गया है 1 टेबल स्पून, और वनीला एसेंस डाला है इसके अंदर, और आइसक्रीम ली है मैंने 1 कप, उसको कच्चे ब्लेंड किया, ब्लेंड करने और ज़बरदस्त ड्रिंक तैयार है। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, हमें इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।